हेलो जी, हेलो। कैसी है पब्लिक? उम्मीद करता हूं सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का आज के सेशन में। और मालिक, आज हम लोग अपने पास प्रैक्टिस करने वाले हैं कुछ कैपिटल गेन के क्वेश्चंस की। राइट, इंपॉर्टेंट जो हमारे पास कॉन्सेप्ट्स हैं कैपिटल गेन के, उनके हम क्वेश्चंस आज हमारे पास यहां पर प्रैक्टिस करेंगे। सर, ये हमारी सीरीज का 4th लेक्चर है। अभी तक हम लोग 3 टॉपिक, डबल टैक्सेशन रिलीफ, आपका ट्रांसफर प्राइसिंग और आपका एनआर टैक्सेशन, इसे हम कंप्लीट कर चुके हैं। और अब हम लोग यहां पर बातचीत करने वाले हैं कैपिटल गेन की। राइट, तो अगर आपने वो वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो उन सेशंस को भी आप जरूर से देख लीजिएगा। मालिक, बिना देरी करे सेशन को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम यहां पर कैपिटल गेन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक जिसको लेकर बच्चे परेशान होते हैं, सेक्शन 9B एंड सेक्शन 45(4), इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। तो एक बार मैं क्विकली आपको प्रोविजन गो थ्रू करवाता हूं एंड देन उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। सर, सेक्शन 9B एंड सेक्शन 45(4) साथ में लगते हैं। दोनों सेक्शन साथ में लगते हैं। ये कब लगते हैं? सर, जब कभी भी डिसोल्यूशन हो रहा है या फिर रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है फर्म का। और सर, डिसोल्यूशन और रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पर फर्म क्या कर रही है? डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है पार्टनर को। तो फर्म के हाथ में क्या निकलता है? सर, फर्म के हाथ में कैपिटल गेन निकलता है। डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है? सर, फर्म सीजेस टू एग्जिस्ट, फर्म ने परमानेंटली शट डाउन कर लिया है। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? सर, या तो पार्टनर का एडमिशन हो रहा है, या तो पार्टनर का रिटायरमेंट हो रहा है, या तो पार्टनर की डेथ हो रही है, या तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका चेंज हो रहा है, दैट इज रिकॉन्स्टिट्यूशन। सेक्शन 9B जो है वो डिसोल्यूशन पे भी लगता है और रिकॉन्स्टिट्यूशन पे भी लगता है। तो जब कभी भी फर्म डिसॉल्व हो रही है या फिर फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है और असेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन करा जा रहा है पार्टनर को, तो फर्म के हाथ में सेक्शन 9B लगता है और फर्म के हाथ में कैपिटल गेन लगता है। याद रखना, सेक्शन 9B में कैपिटल असेट और स्टॉक इन ट्रेड दोनों जब पार्टनर को दिए जाएंगे तो आपके पास सेक्शन 9B लग जाएगा। लेकिन अगर मनी डिस्ट्रीब्यूट करा गया है पार्टनर को डिसोल्यूशन के टाइम पर और रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पर, तो मनी के ऊपर सेक्शन 9B एप्लीकेबल नहीं होता। तो जैसे अगर रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ और फर्म ने पार्टनर सी को लेट से लैंड दिया और मनी दिया, तो अपने पास सेक्शन 9B लैंड पे तो लगेगा लेकिन मनी के ऊपर नहीं लगेगा। टैक्सेबिलिटी किसके हाथ में आएगी? मैंने आपको बताया सर, टैक्सेबिलिटी जो है वो फर्म के हाथ में आएगी, फर्म के हाथ में टैक्सेबिलिटी आएगी। कैपिटल असेट जो आपने ट्रांसफर करी है उसके लिए कैपिटल गेन निकलेगा। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या बनेगी? ट्रांसफर के डेट पर जो एफएमबी है। स्टॉक इन ट्रेड जब आप ट्रांसफर करोगे तो पीजीबीपी इनकम आएगी। जो फेयर मार्केट वैल्यू है स्टॉक की, वो यहां पर क्या मान ली जाएगी? सर, वो यहां पे सेल वैल्यू मान ली जाएगी। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास सेक्शन 45(4) लगेगा। 45(4) लगेगा। 9B लग गया, 9B लग गया, अब 45(4) लगेगा। 45(4) कब लगता है? सर, जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। 45(4) डिसोल्यूशन के केस में एप्लीकेबल नहीं होता। 45(4) केवल रिकॉन्स्टिट्यूशन के केस में एप्लीकेबल होता है। तो जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है और फर्म क्या कर रही है? पार्टनर को कैपिटल असेट और मनी दे रही है, कैपिटल असेट और मनी दे रही है, तो उस केस में फर्म के हाथ में आपका कैपिटल गेन निकलेगा। कब अप्लाई होगा? सर, जब रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा तब अप्लाई होगा 45(4), और 45(4) अप्लाई होता है इन एडिशन टू सेक्शन 9B। मतलब सेक्शन 9B भी लगेगा और सेक्शन 45(4) भी लगेगा। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि जब रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा तो 9B और 45(4) आपके दोनों लगेंगे, और जब डिसोल्यूशन होगा तो 45(4) नहीं लगेगा। डिसोल्यूशन के टाइम पर केवल आपका सेक्शन 9B जो है वो अपने पास एप्लीकेबल करा जाएगा। टैक्सेबिलिटी किसके हाथ में आएगी? वापस से टैक्सेबिलिटी फर्म के हाथ में ही आएगी। टैक्सेबिलिटी फर्म के हाथ में ही आएगी। जिस ईयर में मनी और कैपिटल असेट पार्टनर को दी जाएगी उस ईयर में टैक्सेबिलिटी आएगी। कैपिटल गेन कैसे निकलेगा? कैपिटल गेन निकलेगा जो भी मनी रिसीव्ड हुआ है पार्टनर को और जो भी फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द कैपिटल असेट है वो अपने पास क्या बन जाती है? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बन जाती है। और जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है पार्टनर का एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन, वो यहां पर कॉस्ट बन जाता है, और दोनों का जो डिफरेंस होता है दैट डिफरेंस इज अ कैपिटल गेन।
दैट डिफरेंस इज अ कैपिटल गेन। अब ये कैपिटल अकाउंट बैलेंस आप कैसे निकालते हो? जो भी कैपिटल अकाउंट बैलेंस है एज पर द बैलेंस शीट डेट, और जो भी आपका अकाउंटिंग गेन हुआ है, जो भी आपका बुक प्रॉफिट है ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ असेट एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन, ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ द असेट एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन, जो भी आपका अकाउंटिंग गेन है वो इस कैपिटल में ऐड हो जाएगा, और ये अकाउंटिंग गेन नेट ऑफ टैक्स होगा, नेट ऑफ टैक्स होगा। ठीक है, अकाउंटिंग गेन का मतलब क्या है सर? अकाउंटिंग गेन का मतलब है, अकाउंटिंग गेन का मतलब है कि जो भी आपका गेन आया है उसमें से जो भी आपका टैक्स है, जो भी आपका टैक्स है, जो भी आपका टैक्स है अंडर सेक्शन 9B, उसे इंक्लूडिंग सेस आप यहां पर माइनस कर दोगे, उसे आप यहां पर माइनस कर दोगे। ये आपके पास अकाउंटिंग गेन आएगा। इस अकाउंटिंग गेन में जो रिटायरिंग पार्टनर का शेयर है वो उसके कैपिटल में ऐड बैक कर दिया जाता है। इसके बाद रूल 8AB कहता है, रूल 8AB कहता है कि जो आपने कैपिटल गेन निकाला है 45(4) में, उसको आपको अपोर्शन करना होता है इनटू लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इन द रेशियो ऑफ चेंज इन वैल्यू ऑफ द रिमेनिंग असेट्स विच आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन। मतलब 45(4) में जो आपका गेन आया है, 45(4) में जो आपका गेन आया है, उस गेन को उन असेट्स में डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा जो आपने रिकॉन्स्टिट्यूशन में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करी है पार्टनर को, जिनको रिटेन करा है फर्म ने। जो असेट्स फर्म ने रिटेन करी हैं उन असेट्स में उसे क्या करा जाएगा जी? डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा। जैसे मान लीजिए अपने पास 3 असेट्स थी, लेट से लैंड था, बिल्डिंग थी और ज्वेलरी थी। रिकॉन्स्टिट्यूशन में लैंड जो है वो पार्टनर को दे दिया गया, बी और जे ये पार्टनर को नहीं दिया गया, मतलब कि बिल्डिंग और ज्वेलरी ये पार्टनर को नहीं दी गई। तो लैंड से होने वाला जो भी कैपिटल गेन है, इस कैपिटल गेन को बिल्डिंग और ज्वेलरी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा? इन द रेशियो ऑफ चेंज इन वैल्यू, इन द रेशियो ऑफ चेंज इन वैल्यू एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद जो कैपिटल गेन है अपोर्शन जो किया जाएगा सेल्फ जनरेटेड गुडविल में, वो हमेशा शॉर्ट टर्म होगा, और जो रिमेनिंग अपोर्शनमेंट है वो लॉन्ग टर्म या फिर शॉर्ट टर्म होगा बेस्ड ऑन द पीरियड ऑफ होल्डिंग। और फ्यूचर में जब आप ये असेट्स बेचोगे, फ्यूचर में जब आप ये असेट्स बेचोगे तो जो कैपिटल गेन अपोर्शन हुआ था वो उसकी कॉस्ट में से क्या कर दिया जाएगा? माइनस कर दिया, सॉरी, वो सेल्स में से माइनस कर दिया जाएगा। जो कैपिटल गेन अपोर्शन हुआ है, जो कैपिटल गेन अपोर्शन हुआ है वो सेल्स में से माइनस कर दिया जाए। एक क्वेश्चन करते हैं और बेटर तरीके से आपको यहां पर चीजें समझ में आ जाएंगी। चलिए, एक बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है इंस्टीट्यूट के पास, हम लोग वो वाले क्वेश्चन को करते हैं। चलिए, एक ये क्वेश्चन है प्रेम वाला क्वेश्चन है। आई एम श्योर आपने जरूर से वाला क्वेश्चन करा होगा। ठीक है, मिस्टर प्रेम जो है वो पार्टनर है इन 2 फर्म्स, 2 फर्म्स में पार्टनर है, 2 फर्म्स में पार्टनर है, एक्स एंड कंपनी में, और ये पार्टनर है वाई एंड कंपनी में। 2 कंपनीज में ये पार्टनर है। कह रहा है कि सर एक्स एंड कंपनी हैज 4 पार्टनर्स, एक्स एंड कंपनी के 4 पार्टनर्स हैं इंक्लूडिंग प्रेम, हु शेयर्स द प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, और ये प्रॉफिट और लॉसेस बराबर में शेयर करते हैं। मिस्टर प्रेम रिजाइन कर रहे हैं एक्स एंड कंपनी से ऑन 31 Jan 26। ऑन दिस डेट कैपिटल बैलेंस ऑफ ईच ऑफ द पार्टनर स्टूड एट 32 लाख। तो अब वो क्या बोल रहा है? कह रहा है कि सर आपके जो मिस्टर एक्स हैं, सॉरी मिस्टर प्रेम है, वो रिजाइन कर रहे हैं, मतलब कि वो क्या कर रहे हैं? रिटायर कर रहे हैं। तो रिजाइन करने का मतलब क्या हो गया सर? रिजाइन करने का मतलब हो गया रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है सर। रिजाइन करने का मतलब क्या हो रहा है? रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है। और जब रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा तो याद रखना 2 सेक्शन लगेंगे, 9B भी लगेगा और 45(4) भी लगेगा, और दोनों सेक्शन किसके हाथ में लगने वाले हैं? फर्म के हाथ में ही लगने वाले। कह रहा है ऑन द सेड डेट कैपिटल बैलेंस ऑफ ईच ऑफ द पार्टनर स्टूड एट 32 लाख। इन ऑर्डर टू सेटल द ड्यूज ऑफ मिस्टर प्रेम, क्योंकि मिस्टर प्रेम रिजाइन कर रहे हैं और उनके ड्यूज को सेटल करना है, फर्म ने रीवैल्यू कर दिया अपना लैंड फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द परचेज। वैल्यूअर ऑल्सो वैल्यूड सेल्फ जनरेटेड गुडविल एट 70 lakhs,
फर्म हैज द फॉलोइंग कैपिटल असेट हुज डिटेल्स आर एज फॉलोस। ठीक है, तो यहां पर लैंड को रीवैल्यू कर दिया गया, पुणे की लैंड को रीवैल्यू करा गया, नागपुर की लैंड को रीवैल्यू करा गया, मुंबई की लैंड को रीवैल्यू करा गया। इसे आपने 21 जनवरी 13 को खरीदा था, इसे 18 अप्रैल को खरीदा था, इसे 14 मई को खरीदा था, 14 मई को खरीदा था। कह रहा है कि जो कॉस्ट ऑफ असेट है जो बुक्स में है ये 15 लाख की है, ये 25.4 लाख की है, 25.4 लाख की है और 88 लाख की है, और इसका वैल्यू करा गया है 50 लाख पे, 45 लाख पे और 250 लाख पे। ये रीवैल्यूएशन हुआ। और एक सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, इसकी पहले कॉस्ट 0 थी, अब ये कितने की है? 70 लाख की है। इन मार्च 2026 एक्सेंट कंपनी ने लैंड एट नागपुर एंड 15 लाख का मनी प्रेम को दे दिया है टू सेटल हिज कैपिटल बैलेंस। लैंड एट नागपुर एंड 15 लाख रुपए का मनी प्रेम को दे दिया है टू सेटल हिज कैपिटल बैलेंस। ठीक है, फिर इसके बाद कह रहा है वाई एंड कंपनी डिसॉल्व हो गई है, वाई एंड कंपनी डिसॉल्व हो गई है और डिस्ट्रीब्यूट कर रही है अपनी लैंड चंडीगढ़, मोहाली, गुड़गांव वाली इसको पार्टनर्स को। तो जब डिसोल्यूशन हो रहा है वाई एंड कंपनी का तो केवल 9B लगेगा, यहां पे 45(4) अब एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो पहले हम एक काम कर लेते हैं। क्वेश्चन की डिमांड क्या है? क्वेश्चन की डिमांड है डिस्कस द टैक्स ट्रीटमेंट इन द हैंड्स ऑफ एक्सेंट कंपनी अंडर सेक्शन 9B एंड सेक्शन 45(4) फ्रॉम द अबव ट्रांजैक्शन। इसके बाद कह रहा है कि सपोज कर लीजिए एक्सेंट कंपनी ने अपनी सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो बेच दी 80 लाख रुपए में प्रीवियस ईयर 26-27 में, तो आपको सेल्फ जनरेटेड गुडविल का भी कैपिटल गेन निकालना है और वाई एंड कंपनी के हाथ में 9B एंड सेक्शन 45(4) बताना है। तो पहले हम एक काम करते हैं, पहले हम एक्स एंड कंपनी के हाथ में कैलकुलेशन कर लेते हैं। पहले हम कैलकुलेशन किसके हाथ में कर लेते हैं सर? पहले हम कैलकुलेशन एक्सेंट कंपनी के हाथ में कर लेते हैं। ठीक है, एक्सेंट कंपनी के हाथ में, एक्सेंट कंपनी के हाथ में क्या कैलकुलेशन होगी सर? सबसे पहले हम लोग सेक्शन 9B लगाते हैं। 9B रिकॉन्स्टिट्यूशन पे भी लगता है और आपका डिसोल्यूशन पे भी लगता है। सर यहां पे आपने लैंड एट नागपुर सर ये डिस्ट्रीब्यूट करी है टू प्रेम, आपने ये डिस्ट्रीब्यूट करी है टू प्रेम। तो यहां पर आपकी जो पीरियड ऑफ होल्डिंग है नागपुर वाले लैंड की कब से है? नागपुर वाला लैंड आपने खरीदा था 18 अप्रैल 2015 को और रिजाइन कब किया है? 31 जनवरी 26 को। 18/4/15 से 31 जनवरी 26 लॉन्ग टर्म होल्डिंग है आपकी। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या बनेगी? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बनेगी FMV एट द टाइम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पर आपकी FMV कितने की थी? तो डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पर FMV थी 45 लाख रुपीस की, 45 लाख रुपीस। तो 45 लाख रुपीस का आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, माइनस करेंगे ट्रांसफर के खर्चे जो कि हमारे पास है नहीं। 45 लाख रुपीस का यहां पर क्या आ जाएगा जी? 45 लाख रुपीस का यहां पे नेट कंसिडरेशन आ जाएगा। और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, क्योंकि जो ट्रांसफर हुआ है वो 23 जुलाई 24 के बाद हुआ है तो यहां पे इंडेक्सेशन तो होगा नहीं। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपके पास कितने की आ जाएगी? आपने इसे 25.4 लाख में खरीदा था, यही आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, यही आपकी बुक वैल्यू है, यही आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, यही आपकी बुक वैल्यू है। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपकी कितनी है? 25.4 लाख, मतलब 25,40,000। दैट मीन्स आपके पास 19,60,000 रुपए का क्या आ जाएगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा इन द हैंड्स ऑफ फर्म। ये हमने कौन सा सेक्शन लगाया सर? ये हमने सेक्शन 9B लगाया। ये 9B किसके हाथ में लग रहा है सर? 9B फर्म के हाथ में लग रहा है। अब हम फर्म के हाथ में ही सेक्शन 45(4) लगाएंगे। सेक्शन 45(4) लगाएंगे सर। सेक्शन 45(4) में आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या माना जाएगा? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाएगा जो कैपिटल असेट आपने डिस्ट्रीब्यूट करी है प्लस जो मनी आपने डिस्ट्रीब्यूट करा है। तो प्रेम को आपने कैपिटल असेट दी है
और प्रेम को आपने मनी दिया है, मनी दिया है क्या? प्रेम को आपने नागपुर वाली लैंड दी है और प्रेम को आपने 15 लाख का मनी दिया है। नागपुर वाली लैंड दी है और 15 लाख का मनी दिया है। नागपुर वाले लैंड की एफएमवी 45 लाख की है, 45 लाख की है। दैट इज 45 लाख प्लस 15 लाख, दैट इज 45 लाख प्लस 15 लाख। तो आपने इसको 60 लाख रुपीस का डिस्ट्रीब्यूशन करा है। इस 60 लाख के डिस्ट्रीब्यूशन में से माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या बनने वाली है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनने वाली है। ये क्या बनने वाली है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनने वाली है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा सर? सर अब हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट निकालना पड़ेगा। तो मैं यहां पे वर्किंग नोट बना रहा हूं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे आएगा सर? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आएगा जो भी कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है, जो भी कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है 31 जनवरी 26 को वो पकड़ लो, प्लस जो भी आपका बुक प्रॉफिट है, बुक प्रॉफिट, इनकम टैक्स के हिसाब से प्रॉफिट नहीं, जो भी आपका बुक प्रॉफिट है वो पकड़ लो, और जो भी आपका टैक्स निकल कर आ रहा है इंक्लूडिंग सेस ऑन कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 9B, उसे माइनस कर दो। 9B में जो भी आपका कैपिटल गेन हो रहा है उस पे जो भी टैक्स है उसे आप यहां पर माइनस कर दो। तो 31 जनवरी 26 का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कितना है? क्वेश्चन ने बताया था कि 32 लाख रुपीस की कैपिटल है सब पार्टनर की। तो इसका मतलब प्रेम की कैपिटल भी कितने की होगी सर? प्रेम की कैपिटल भी 32 लाख की होगी। हमें ये बुक प्रॉफिट में प्रेम का शेयर कितना है हमें ये फाइंड करना है। बुक प्रॉफिट में प्रेम का शेयर कितना है हमें ये फाइंड करना है। तो बुक प्रॉफिट में शेयर कितना है ये कैसे निकालोगे? बुक प्रॉफिट में, अच्छा एक काम ऐसे कर लेते हैं ना, आप यहां पे इस वाले टैक्स को हटा दो। बुक प्रॉफिट में शेयर नेट ऑफ टैक्स लिख दो। बुक प्रॉफिट में शेयर नेट ऑफ टैक्स लिख दो, नेट ऑफ टैक्स लिख दो, ठीक है। तो बुक प्रॉफिट नेट ऑफ टैक्स कैलकुलेट करने जा रहे हैं। बुक प्रॉफिट नेट ऑफ टैक्स कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो जो आपने लैंड प्रेम को दी है उस लैंड पे बुक प्रॉफिट कितना आ रहा है? प्रॉफिट ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड ऑफ नागपुर टू प्रेम। आपकी जो एफएमवी है वो कितने की है? एफएमवी आपकी 45 लाख की है। इसमें से जो भी उसकी बुक वैल्यू है वो माइनस कर दो। सर बुक वैल्यू 25.4 है। अच्छा इस क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और बुक वैल्यू सेम है। तो ठीक है, अगर मान लो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अलग होती और बुक वैल्यू अलग होती तो मैं यहां पे बुक वैल्यू को ही माइनस करता, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को माइनस नहीं करता। फिर मैं यहां पे बुक वैल्यू को ही माइनस करता, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को माइनस नहीं करता। अभी सेम है, ठीक है। तो यहां पर मेरा जो प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है 19.6 लाख का। ये 19.6 लाख पे मुझे कितना टैक्स लगा होगा? टैक्स ऑन कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 9B। 9B में आपको 19.6 लाख का वो हुआ है, इस पे 12.5% और जो भी आएगा उसमें 4% का सेस। 19.6 पे 12.5%, जो भी आएगा उस पे 4% का सेस, 2.548। मतलब टैक्स हटा के आपको 17.052 का गेन हुआ है। टैक्स हटा के आपको 17.052 का गेन हुआ है। इसमें प्रेम का शेयर कितना है? इसमें प्रेम का शेयर कितना है? 1/4 इंटू 1/4, 4,26,300 रुपए का गेन है। 4,26,300 रुपए का 300 रुपए का यहां पे गेन निकल रहा है। 4,26,300
426 ₹300 का यहां पे गेन निकल रहा है। अरे मेरे भगवान, 426 ₹300 का गेन निकल रहा है। 426 ₹300 का गेन निकल रहा है। ठीक है जी, 426 ₹300 का गेन निकल रहा है। ये इसकी कैपिटल में ऐड हो जाएगा। 426 300 यानी कि आपकी कैपिटल कितने की हो जाएगी? 36 26 300 की हो जाएगी। ठीक है, और यहां पर गेन निकालना है आपको, तो गेन निकालने के लिए जो पार्टनर्स की कैपिटल है 36 26 300 माइनस कर दीजिए। 36 26 300 माइनस कर दीजिए, तो 60 लाख में से 36 26 300 माइनस हो जाएगा, 23 73 700 आएगा। 23 73 700 का क्या आएगा सर? ये आपका कैपिटल गेन आएगा। दिस इज योर कैपिटल गेन। 23 73 700 कैपिटल गेन आएगा। अब इस कैपिटल गेन को अपोर्शन करा जाएगा। इस वाले कैपिटल गेन को अब अपोर्शन करा जाएगा, अपोर्शन करा जाएगा ऑन द कैपिटल असेट, ऑन द कैपिटल असेट which is retained by the firm, which is retained by the firm, जिन्हें फर्म ने रिटेन कर लिया, जिन्हें फर्म ने रिटेन कर लिया, जिन्हें फर्म ने रिटेन कर लिया। 23 73 700, 23 73 700, 23 73 700। अब इसे अपोर्शन करा जाएगा, अपोर्शन करा जाएगा। कौन कौन सी असेट्स रिटेन कर ली थी? आपके पास मुंबई में भी लैंड थी और पुणे में भी लैंड थी। पुणे और मुंबई, पुणे और मुंबई, लैंड एट पुणे, लैंड एट पुणे, लैंड एट मुंबई, लैंड एट मुंबई। अब आपको देखना है, अच्छा, और आपके पास सेल्फ जनरेटेड गुडविल भी है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल भी है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल पे जो कैपिटल गेन अपोर्शन होगा ये हमेशा शॉर्ट टर्म होगा। पुणे और मुंबई वाला जो लैंड है, चेक कर लो लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है। 13 में खरीदा था, 13 में खरीदा था सर, यहाँ पे 24 महीने से ज्यादा की होल्डिंग है, तो जो कैपिटल गेन अपोर्शन होगा पुणे और मुंबई में, पुणे वाला लॉन्ग टर्म माना जाएगा, मुंबई वाला लॉन्ग टर्म माना जाएगा और गुडविल वाला शॉर्ट टर्म माना जाएगा। अब आपको क्या फाइंड करना है कि इनकी कितनी वैल्यू इंक्रीज हुई है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल की तो पहले वैल्यू 0 थी, अब आपके बुक्स में 70 लाख रुपए आई है, तो यहां पर पूरी की पूरी 70 लाख रुपए आ जाएगी। इसके बाद अगर आप पुणे वाले लैंड की बात करते हो तो बुक्स में पहले वो 15 की थी, अब 50 की हो गई, 35 लाख। ये 88 से 250 हो गई, 250 माइनस 88, 162, 35 लाख और 162। इधर वैल्यू बढ़ी है 35 लाख, इधर वैल्यू बची है 162। टोटल कितना एप्रिसिएशन हो गया? 35, 162 प्लस 70, 267, 267। अब आपको क्या करना है? कैपिटल गेन अपोर्शन करना है, आपको कैपिटल गेन अपोर्शन करना है। कितना कैपिटल गेन हुआ था? 23 73 700 डिवाइडेड बाय 267, 267। ये तो कॉमन हो गया। ठीक है, ये आपका कॉमन हो गया। इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई पहले वाले केस में 35 से, दूसरे वाले केस में 162 से और तीसरे वाले केस में 70 से। ये आपका कैपिटल गेन अपोर्शन होगा। जो सेल्फ जनरेटेड पे आएगा वो शॉर्ट टर्म होगा, मुंबई वाले लैंड पे और पुणे वाले लैंड पे लॉन्ग टर्म आ जाए। ठीक है, तो 23 73 700 डिवाइड बाय 267 इंटू 35, ये आएगा आपके पास 3,11,159, 3,11,159 डिवाइडेड बाय 35 इंटू 162, 1440,222, 1440,222 डिवाइडेड बाय 162 इंटू 70, 622,318, 622,318। अब मेरी बात सुनो, ये जो गेन तुमने अपोर्शन किया है पुणे वाले लैंड में, मुंबई वाले लैंड में और गुडविल पे, कल को जब ये असेट बिकेंगी, कल को जब ये असेट बिकेंगी तो ये वाला जो कैपिटल गेन है वो उनकी सेल वैल्यू में से माइनस होगा, ये उनकी सेल वैल्यू में से माइनस होगा। तो अगला पार्ट जो है कि अगले पार्ट में आपकी सेल्फ जनरेटेड गुडविल बिक रही है,
अगला पार्ट है कि आपकी सेल्फ जनरेटेड गुडविल सेल करी जा रही है 80 लाख रुपीस में, तो वहां पर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या बनेगी? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बनेगी 80 लाख, और जितना कैपिटल गेन 45(4) में टैक्सेबल हो चुका है वो यहां पर क्या कर दिया जाएगा? माइनस। 80 में से 622,318 माइनस हो जाएगा, यानी कि 73,77,682 की वैल्यू बचेगी। सेल्फ जनरेटेड की कॉस्ट हमेशा नील ली जाती है, यानी कि यहां पर 73,77,682 का आपके पास क्या आ जाएगा जी? आपके पास कैपिटल गेन आ जाएगा। आपके पास कैपिटल गेन आ जाएगा 73,77,682 का 682 का आपके पास कैपिटल गेन आ जाएगा। ठीक है, यहां पर अगर मैं आपको दिखा दूं तो आपके पास सबसे पहले 9B में 9B में 9B में ये देखिए 23,73,700 आ गया 45(4) में। 45(4) में सेल्फ जनरेटेड में 622,318 आ गया, और जब आप सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बेचोगे तो सेल वैल्यू में से जो कैपिटल गेन एट्रीब्यूटेबल था वो माइनस कर देंगे, 73,77,682 आ जाएगा। और 9B वाला जो कैपिटल गेन आएगा, 9B वाला जो कैपिटल गेन आएगा वो 19,60,000 रुपए का, वो 19,60,000 रुपए। अब अगर मैं यहां पर बात करूं वाई एंड कंपनी की, अगर मैं यहां पर अब बात करूं वाई एंड कंपनी की, तो वाई एंड कंपनी तो डिसॉल्व हो रही है, वहां पर केवल क्या लगेगा सर? वहां पर केवल 9B लगेगा। वहां पर आपके पास 45(4) नहीं लगेगा। तो यहां पर वो क्या बोल रहा है कि वाई एंड कंपनी में 3 पार्टनर थे, चंडीगढ़ वाला लैंड प्रेम को दे दिया, मोहाली वाला लैंड अक्षय को दे दिया, गुड़गांव वाला लैंड आरव को दे दिया। इसके अलावा प्रेम और अक्षय को 8 लाख और 11 लाख का मनी भी दिया है। तो 9B में तो मनी को कंसीडर ही नहीं करते ना, 9B में तो मनी को कंसीडर ही नहीं करते। अब वैल्यूएशन ऑफिसर की रिपोर्ट कितनी है? 62 लाख रुपीस की एफएमवी है, तो एफएमवी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बन जाएगी। आपकी जो कॉस्ट है वो यहां पर माइनस हो जाएगी, तो 62 माइनस 18.4 43.6 लाख आएगा। 59 माइनस 15.24 43.76 आएगा, और 70 माइनस 16.7 53.3 आएगा, 53.3 आएगा। इन सबको प्लस कर दो, 43.76 43.66, आपके पास 140.72 का कैपिटल गेन आएगा। सारे के सारी जो पीरियड ऑफ होल्डिंग है वो लॉन्ग टर्म है, यानी कि ये 147.2 ये आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा। कौन से सेक्शन में? 9B के अंदर। और यहाँ पे 45(4) नहीं लगेगा, क्योंकि फर्म जो हो रही है वो क्या हो रही है? डिसॉल्व हो रही है। देखिए यहाँ पे आपने सिंपली क्या करना है, आपने सिंपली जो आपकी सेल वैल्यू है आपने वो पकड़ लेनी है, और जो जो आपकी रिस्पेक्टिव कॉस्ट है वो रिस्पेक्टिव कॉस्ट आपने माइनस कर देनी है, जो आएगा उसको टोटल में आपने प्लस कर देना है। आपके पास क्या निकल कर आ जाएगा? कैपिटल गेन। सारा का सारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 9B के। रिजोल्यूशन हो रहा है फर्म का, तो यहाँ पे 45(4) जो है वो आपका एप्लीकेबल नहीं करा जाएगा। चलिए अब स्लम सेल की बात कर लेते हैं। स्लम सेल भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आ जाइए स्लम सेल पे। स्लम सेल क्या होता है सर? सर स्लम सेल होता है जब आप अपने पास अपना कोई भी यूनिट, कोई भी डिवीजन, कोई भी अंडरटेकिंग, जब एक लमसम वैल्यू पे आप इसको ट्रांसफर कर देते हो विदाउट वैल्यूइंग द इंडिविजुअल असेट सेपरेटली, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं सर? इसे हम लोग यहाँ पे स्लम सेल बोलते हैं। और अगर आपकी अंडरटेकिंग की पीरियड ऑफ होल्डिंग अप टू 36 मंथ है तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म गेन निकलता है, और अगर 36 मंथ से ज्यादा की नहीं है, मतलब 36 मंथ से ज्यादा है, एक्सीड कर रही है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकलता है। सर यहां पर इंडेक्सेशन फैसिलिटी आपको कभी नहीं मिलती। कैपिटल गेन कैसे निकलता है सर? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में से ट्रांसफर एक्सपेंसेस माइनस होते हैं और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस होती है, तो आपका गेन आ जाता है। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होगा? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन होगा या तो जो आपकी एफएमवी 1 है या फिर जो आपकी एफएमवी 2 है, इन दोनों में जो भी हायर है वो आपके लिए क्या बनेगी? यहाँ पे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बनेगी। और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी? नेटवर्थ होगी।
सर ये FMV1 का मतलब क्या है? FMV1 का मतलब है जो नेट असेट्स आपने ट्रांसफर करी हैं, जो नेट असेट्स आपने ट्रांसफर करी हैं उनको FMV1 बोलते हैं। कैसे निकलता है? A B C D इन चारों को प्लस कर दो और इसमें से L को माइनस कर दो। A क्या है? A क्या है? बुक वैल्यू ऑफ ऑल द असेट्स एक्सेप्ट ज्वेलरी एंड आर्टिस्टिक वर्क, शेयर्स एंड सिक्योरिटी एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। इन तीन असेट्स को छोड़कर बाकी जो भी असेट्स है उनकी बुक वैल्यू पकड़ लो, दैट इज योर ए। बी क्या है? ज्वेलरी और आर्टिस्टिक वर्क की ओपन मार्केट वैल्यू है। सी क्या है? शेयर्स एंड सिक्योरिटीज की फेयर मार्केट वैल्यू है। एंड डी क्या है? इमूवेबल प्रॉपर्टी की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है। अगर ध्यान से देखो तो असेट साइड पे ये जो तीन असेट्स हैं, इन असेट्स की वैल्यू बढ़ती है, बाकी असेट्स की वैल्यू बढ़ती नहीं है, डेप्रिशिएट होती है, गिरती है। तो बाकी असेट्स का आपको क्या पकड़ना है? बुक वैल्यू पकड़ना है। बाकी असेट्स का क्या पकड़ना है? बुक वैल्यू पकड़ना है। लेकिन जिन असेट्स की वैल्यू बढ़ती है, एप्रिशिएट होती है, उनकी बढ़ी हुई वैल्यू लेनी है। ज्वेलरी और आर्टिस्टिक वर्क की क्या लेनी है? ओपन मार्केट वैल्यू, मतलब कि फेयर मार्केट वैल्यू। शेयर्स एंड सिक्योरिटीज की क्या लेनी है? फेयर मार्केट वैल्यू। इमूवेबल प्रॉपर्टी का क्या लेना है? स्टैंप ड्यूटी। यानी कि इन तीनों असेट्स की जो बैलेंस शीट की वैल्यू है, बैलेंस शीट की वैल्यू है, उस बैलेंस शीट की वैल्यू को आपको इग्नोर करना है। इसके बाद एल का मतलब क्या है? एल का मतलब है बुक वैल्यू ऑफ आउटसाइड लाइबिलिटीज। अब लाइबिलिटीज में शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, डिविडेंड पेबल, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर अनएसर्टेन्ड लाइबिलिटी, कंटिंजेंट लाइबिलिटी, इनको हम लाइबिलिटी में कंसीडर नहीं करेंगे। ये लाइबिलिटी में कंसीडर नहीं करी जाएंगी। तो लाइबिलिटी में बुक वैल्यू ऑफ ऑल द आउटसाइड लाइबिलिटीज। तो FMV1 इज बेसिकली व्हाट? FMV1 इज बेसिकली असेट माइनस लाइबिलिटी, नेट असेट। असेट में क्या लेना है? ज्वेलरी, आर्टिस्टिक वर्क, सिक्योरिटीज और आपका लैंड और बिल्डिंग। इनके अलावा जो असेट्स है उनकी आपको बुक वैल्यू लेनी है। ज्वेलरी की आपको ओपन मार्केट वैल्यू, शेयर्स की आपको फेयर मार्केट वैल्यू, इमूवेबल प्रॉपर्टी की SDV। FMV2 क्या है? सर FMV2 है यूनिट बेचकर आपको जो रिसीव हुआ है ना, वो FMV2 है। यानी कि FMV2 है कंसिडरेशन रिसीव्ड, जो कि मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी दोनों हो सकता है। तो जो मॉनेटरी कंसिडरेशन है उसको ई बोल दिया है। अगर आपको यूनिट को बेच के बदले में शेयर्स रिसीव हो रहे हैं तो वहां पर उसकी FMV ले लेना। अगर आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी रिसीव हो रही है तो उसकी SDV ले लेना। और बाकी अगर कोई और असेट मिल रही है तो उसकी ओपन मार्केट वैल्यू ले लेना। ठीक है, तो मनी रिसीव हो रहा है तो मनी ले लेना। नॉन मॉनेटरी के लिए आपको क्या ले लेनी है? नॉन मॉनेटरी के लिए आपको मार्केट वैल्यू ले लेनी है। और अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो उसकी SDV ले लेनी। ठीक है, अब नेटवर्थ में एक चीज याद रखना कि नेटवर्थ जब आप निकालोगे तो नेटवर्थ कैसे निकलेगी? असेट माइनस लाइबिलिटी। असेट में जो आपकी डेप्रिशिएबल असेट है उसका WDV लेंगे। जो 35 AD में आप डिडक्शन ले चुके हो वो वाली असेट की वैल्यू निल लेंगे। सेल्फ जनरेटेड असेट की वैल्यू निल लेंगे। और जो बाकी असेट्स हैं उसकी बुक वैल्यू लेंगे। अगर किसी असेट का अपवर्ड रिवैल्यूएशन किया गया है तो उस अपवर्ड रिवैल्यूएशन को अपन क्या कर देंगे? इग्नोर कर देंगे। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन देखते हैं इसका। एक क्वेश्चन देखते हैं इसका स्लंप सेल का क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, आइए स्लंप सेल का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18। X लिमिटेड हैज ट्रांसफर्ड इट यूनिट्स N टू Y लिमिटेड। इसने अपनी यूनिट N Y लिमिटेड को बेच दी है बाय वे ऑफ स्लम सेल ऑन 30 नवंबर 25। समराइज्ड बैलेंस शीट आपको गिवन है। यहां पर फिक्स असेट्स L की, M की और N की बताई जा रही है। मेरे लिए N की काम की है 550। अदर असेट्स L की, M की, N की बताई जा रही हैं। N की जो अदर असेट्स हैं वो 390 लाख की हैं और इनका FMV बताया हुआ है। इसके बाद लाइबिलिटीज में मेरे पास N की लाइबिलिटी काम की है 90 लाख रुपीज। कह रहा है यूजिंग द फर्दर इंफॉर्मेशन गिवन बिलो कंप्यूट द कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम द स्लम सेल ऑफ द यूनिट N एंड द टैक्स ऑन सच कैपिटल गेन क्या बोल रहा है आपसे? CII
फॉर द फाइनेंशियल ईयर 6-7, फाइनेंशियल ईयर 25-26। ये वाला डेटा आपके किसी काम का नहीं है, क्योंकि स्लम सेल के केस में कभी भी इंडेक्सेशन नहीं होता, और वैसे भी 23 जुलाई 24 के बाद से इंडेक्सेशन होना बंद हो गया है। लमसम कंसीडरेशन रिसीव्ड ऑन द ट्रांसफर ऑफ यूनिट NS 880 लाख। ये आपको क्या दिया हुआ है सर? ये आपको FMV2 दिया हुआ है, ये आपको FMV2 दिया हुआ है। फिर कह रहा है फिक्स्ड असेट्स ऑफ यूनिट N इंक्लूड लैंड which was purchased at 60 lakh in August 2007 and revalued at 90 lakh on 31st March. The SDV of the land on the transfer date is 80 lakh and the FMV of the other assets was 480 lakh. तो क्या बोल रहा है? कह रहा है आपकी जो फिक्स्ड असेट्स है, आपकी जो फिक्स्ड असेट्स है, फिक्स्ड असेट्स कितने की है? फिक्स्ड असेट्स 550 लाख की है, फिक्स्ड असेट्स 550 लाख की है। तो कह रहा है कि आपकी जो फिक्स्ड असेट्स है उसमें लैंड भी है, लैंड भी है, तो इस फिक्स्ड असेट्स में लैंड भी है, ठीक है। लैंड को आपने परचेज किया था 60 लाख में और इसको आप रीवैल्यू करके बैठे हो 90 लाख में ऑन 31 मार्च 2025। यानी कि लैंड की जो बुक में वैल्यू आ रही है, लैंड की जो बुक में वैल्यू आ रही है वो 90 लाख की आ रही है। तो आपकी जो अदर फिक्स्ड असेट्स है वो कितने की बची? आपकी अदर फिक्स्ड असेट्स बची 550 माइनस 90, 550 माइनस 90, ये आपकी 460 की बची, 460 की बची। सर लैंड आपके लिए इमूवेबल प्रॉपर्टी है, हमें इस इमूवेबल प्रॉपर्टी का क्या चाहिए होगा सर? हमें FMV निकालने के लिए इसका SDV चाहिए होगा। SDV आपको कितना दे रखा है सर? SDV आपको इसका 80 लाख दे रखा है, ठीक है। अब इसके बाद कह रहा है कि जो आपकी अदर असेट्स हैं, अदर असेट्स हैं, अदर असेट्स मतलब ये वाली असेट्स, अदर असेट्स हैं, अदर असेट्स का जो FMV है, अदर असेट्स का जो FMV है वो 480 लाख का है। क्या कह रहा है? अदर फिक्स्ड असेट्स आर रिफ्लेक्टेड एट 460 lakh. Other fixed assets are reflected at 460 lakh. That is 550 lakh less the value of land, less the value of the land, which represents the WDV of those assets as per the books. The WDV as per Income Tax Act is 410 lakh and their FMV is 480 lakh. The company does not own any artistic work on the date of slum sale. तो अब मेरी बात समझो, एक मेरी बात समझो, एक मेरी बात समझो। अभी मैंने आपको FMV1 के बारे में क्या बताया? FMV1 में क्या क्या आएगा सर? FMV1 में आपके पास A आएगा, B आएगा, C आएगा, D आएगा और इसमें से L को माइनस कर दिया जाए। A आएगा, B आएगा, C आएगा, D आएगा और L को माइनस कर दिया जाएगा। तो अब जरा आप यहां पर ध्यान से देखो, आपका B क्या है? ज्वेलरी एंड आर्टिस्टिक वर्क, ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है। शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, ये भी क्वेश्चन में गिवन नहीं है। इमूवेबल प्रॉपर्टी क्वेश्चन में गिवन है। तो प्लीज जरा ध्यान से देखिएगा। सर आपके पास ज्वेलरी क्वेश्चन में गिवन नहीं है, आपके पास शेयर्स एंड सिक्योरिटीज क्वेश्चन में गिवन नहीं है। डी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लैंड को, लैंड क्वेश्चन में गिवन है। लैंड का SDV लेना है, लैंड का SDV लेना है, SDV लेना है। और जो बाकी असेट्स है उनकी आपको बुक वैल्यू लेनी है। अदर असेट्स की बुक वैल्यू कितने की है? अदर असेट्स की बुक वैल्यू 40, अदर असेट्स की वैल्यू आपके पास कितनी है? अदर असेट्स की वैल्यू, अदर में जो आपके पास फिक्स्ड असेट्स हैं वो 460 लाख के हैं और जो नॉन फिक्स्ड असेट्स हैं, जो नॉन फिक्स्ड असेट्स हैं वो 390 लाख के हैं। जो नॉन फिक्स्ड असेट्स हैं वो आपके पास कितने के हैं? 390 लाख के। यानी कि आपकी A प्लस B प्लस C प्लस D मिलाकर कितना आ रहा है? 460 प्लस 390 प्लस 80, ये आ रहा है आपके पास 930 लाख। और आपकी लाइबिलिटीज कितने की है? आपकी लाइबिलिटीज है 90 लाख की, लाइबिलिटीज है आपके 90 लाख की। यानी कि आपकी जो FMV1 है वो अपने पास कितने की आ रही है? 840 लाख की आ रही है। FMV1 कितने की आ रही है? 840 लाख की आ रही है। अब FMV1 840 लाख की है, FMV2 880 लाख की है, तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या बनेगा सर? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 880 लाख रुपए बनेगा।
अब आपको क्या निकालना है सर? अब आपको नेटवर्थ निकालनी है। नेटवर्थ कैसे निकलती है? तो नेटवर्थ के लिए मैंने आपको क्या बताया था? नेटवर्थ के लिए आपको चाहिए होती है बुक वैल्यू ऑफ असेट्स, और उसमें से आप लाइबिलिटीज को माइनस करते हो। और बुक वैल्यू निकालते वक्त अगर किसी असेट का अपवर्ड रीवैल्यूएशन हुआ है तो उसे इग्नोर करोगे। लैंड का अपवर्ड रीवैल्यूएशन हुआ है, लैंड 60 लाख का था, आपने इसे 90 लाख पे वैल्यू करा हुआ है, तो लैंड की वैल्यू आपने 30 लाख रुपीस से बढ़ा रखी है। तो यहां पर फिक्स्ड असेट्स 550 लाख की नहीं ली जाएंगी, फिक्स असेट्स 520 लाख की ली जाएंगी, और ये आपकी 390 लाख की होगी। तो 520 प्लस 390, 520 प्लस 390 910 लाख, 910 लाख, और 910 माइनस 90, 910 माइनस 90, 910 माइनस 90, 910 माइनस 90, आपके पास 820 लाख रुपए की, 820 लाख रुपए की आपके पास क्या आएगी? नेटवर्थ आएगी। 820 लाख की आपके पास क्या आएगी? नेटवर्थ। 820 नहीं, 820 नहीं, 820 नहीं, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, 820 लाख नहीं, एक सेकेंड, मैं यहां पे सॉल्व कर देता हूं, मैं आपके लिए यहां पे सॉल्व कर देता हूं प्लीज। नेटवर्थ निकाल दे रहा हूं मैं आपके लिए। नेटवर्थ आपके पास कितनी आएगी? नेटवर्थ कितनी आएगी प्लीज जरा ध्यान से देखिएगा। नेटवर्थ में आपके पास फिक्स असेट्स है 550 की, 550 की, जिसमें से लैंड की बुक वैल्यू है, जिसमें से लैंड की बुक वैल्यू है 90 लाख की। 90 लाख की जो ओरिजिनल कॉस्ट थी, जो ओरिजिनल वैल्यू थी, ओरिजिनल वैल्यू थी, ओरिजिनल वैल्यू 60 लाख रुपए की थी। अब फिक्स असेट्स में जो अदर फिक्स असेट्स हैं, फिक्स असेट्स में जो अदर फिक्स असेट्स हैं, अदर फिक्स असेट्स हैं, अदर फिक्स असेट्स में यहां पर बताया गया है कि जो अदर फिक्स असेट्स हैं आपके पास 460 लाख की, वो किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं? वो रिप्रेजेंट कर रही हैं WDV ऑफ दोज असेट एज पर द बुक्स, जबकि इनकम टैक्स के हिसाब से उसकी वैल्यू कितने की है? 410 लाख की है। मतलब डेप्रीशिएबल असेट है, डेप्रीशिएबल असेट है। डेप्रीशिएबल असेट का WDV लेते हैं एज पर इनकम टैक्स, डेप्रीशिएबल असेट का WDV लेते हैं एज पर इनकम टैक्स एक्ट। तो इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से उसका WDV कितने का आ रहा है? वो आ रहा है 410 लाख का, 410 लाख का। तो ये कितना हो गया सर? ये हो गया आपके पास 470 लाख, ये हो गया आपके पास 470 लाख। इसके अलावा आपके पास अदर असेट्स हैं, इसके अलावा आपके पास अदर असेट्स हैं 390 लाख, 390 लाख। तो ये 470 प्लस 390, ये आ गया आपके पास 860 लाख। ये 860 लाख की आपके पास आ गई असेट्स। इसमें से माइनस करिए लाइबिलिटी, लाइबिलिटी है 90 लाख रुपए की। आपके पास नेटवर्थ कितने की आ जाएगी? नेटवर्थ आ जाएगी आपके पास 770 लाख। नेटवर्थ आपके पास आ जाएगी 770 लाख की। ये बात आपको समझ में आई? ये कैलकुलेशन आपको समझ में आया कि ये कैलकुलेशन मैंने कैसे किया? सर आपकी फिक्स असेट्स 550 लाख की थी, इसमें लैंड था जिसकी बुक वैल्यू 90 लाख की थी, इसका अपवर्ड वैल्यूएशन हो रखा था, इसकी ओरिजिनल वैल्यू 60 लाख की थी। जो अदर फिक्स असेट्स थी वो डेप्रीशिएबल असेट को रिप्रेजेंट कर रही थी, जिसका WDV एज पर इनकम टैक्स एक्ट 410 लाख का है। आपकी बुक्स में 460 लाख आ रहा था, लेकिन इनकम टैक्स के हिसाब से 410 लाख का था। ये हो गई आपकी फिक्स असेट्स की वैल्यू 470। जो अदर असेट्स क्वेश्चन में गिवन है वो 390 की हैं। तो टोटल असेट्स आपके पास 860 की है, लाइबिलिटी 90 की है, 770 की आपके पास क्या आ गई? नेटवर्थ आ गई। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आप निकाल चुके हो। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आपके पास कितना आ रहा था? 880 लाख का। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आपके पास कितना आ रहा है? 880 लाख का। क्या आपके पास कोई ट्रांसफर के खर्चे हैं? सर ट्रांसफर का कोई खर्चा नहीं है, ट्रांसफर का कोई खर्चा नहीं है। और आपके पास नेट कंसिडरेशन 880 लाख की हो गई। इसमें से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 770 लाख का हो गया। 110 लाख रुपए का आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा, क्योंकि यूनिट जो है वो 36 महीने से ज्यादा पुरानी है। यूनिट जो है वो आपके पास 36 महीने से ज्यादा पुरानी है। आपने 2006-7 में इस यूनिट को स्टार्ट किया। ठीक है, इस क्वेश्चन में मेन चीज जो है वो है आपके पास FMV 1 निकालना और नेटवर्थ निकालना।
FMV 1 निकालना और नेटवर्थ निकालना, ये दोनों चीजें आपके लिए क्या है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करें। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास सेक्शन 50C और सेक्शन 54, ये दोनों सेक्शन आपके पास यहां पर लगने वाले। कह रहा है कि मिस्टर राजकुमार है, इन्होंने एक रेसिडेंशियल हाउस खरीदा है 5 करोड़ रुपए का। He entered into an agreement for the sale of the said residential house with Miss Nitika in September 2025 for 17 करोड़। तो आपका एग्रीमेंट फॉर सेल हो गया है सितंबर 2025 में 17 करोड़ रुपए का। आपने घर 5 करोड़ का खरीदा था 2016 में। सेल प्रोसीड्स वर टू बी पेड इन द फॉलोइंग मैनर। 10% आप पे करोगे अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट से, कब, एग्रीमेंट के टाइम पर। 80% आप पे करोगे पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी के टाइम पर, और बैलेंस आप पे करोगे आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ द टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी। बैलेंस आप पे करोगे आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ द टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी। नितिका ने हैंडओवर कर दिया है पोजेशन 10/11/2025 को। सर 10/11/2025 को पोजेशन ट्रांसफर कर दिया है, तो सर ट्रांसफर की डेफिनेशन के हिसाब से आपका जो ट्रांसफर माना जाएगा वो 10/11/25 को माना जाएगा, और आपका कैपिटल गेन यहां पर अराइज हो जाएगा। एंड रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आपका कंप्लीट हुआ है 5/5/26 को। शी पेड सेल प्रोसीड्स एज पर द सेल एग्रीमेंट। तो जो आपका सेल एग्रीमेंट था उसके हिसाब से पैसा दे दिया गया 1080 और बैलेंस 10। इसके बाद कहता है कि जो वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी है फॉर द स्टैम्प ड्यूटी पर्पस इन सितंबर 2025 वाज 19 करोड़। तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू सितंबर 2025 में 19 करोड़ की थी। बाद में ये स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू रिवाइज हो गई, और आपकी जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है वो 20 करोड़ की हो गई 5 फरवरी को। राजकुमार ने 1% की ब्रोकरेज पे करी है फॉर द सेल्स कंसिडरेशन, एंड बाद में इसने एक और रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेज कर ली है फॉर 13 करोड़। मतलब रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेच के दूसरी रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीद ली है। आपको कैपिटल गेन की इंप्लीकेशंस बतानी है कि क्या आएगी, और ये बताना है कि कितना कैपिटल गेन असेसमेंट ईयर्स 27-28 में टैक्सेबल होगा अगर नया रेसिडेंशियल हाउस 15 करोड़ रुपए में बेच दिया है तो राजा बेटा सेक्शन नंबर 50C आपसे क्या कहता है? सर सेक्शन नंबर 50C कहता है कि अगर आपकी एसडीवी एक्सीड कर रही है 110% ऑफ कंसिडरेशन को, तो ऐसे केस में फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जो है वो आपकी एसडीवी बनेगी। अब ये एसडीवी कौन से वाले दिन की ली जाएगी? सर ये एसडीवी एग्रीमेंट के डेट वाली ले ली जाएगी अगर आपके पास एडवांस रिसीव हो गया है स्पेसिफाइड मोड से, मतलब अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट, एनईएफटी, आरटीजीएस। हमारे वाले केस में आपको जो एडवांस है वो अकाउंट पे ड्राफ्ट से मिल गया है, यानी कि आपको जो एसडीवी लेनी पड़ेगी वो एग्रीमेंट के डेट की लेनी पड़ेगी, यानी कि सितंबर 2025 की लेनी पड़ेगी। सितंबर 2025 में जो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है वो 19 करोड़ की है, और आपने जो कंसिडरेशन रखा है वो 17 करोड़ का रखा है। तो आपकी जो एसडीवी है वो 19 करोड़ रुपीस की है, और आपकी जो सेल वैल्यू है वो 17 करोड़ की है। सेल वैल्यू का अगर आप 110% करते हो तो आपके पास आता है 18.7 करोड़। 18.7 करोड़। तो आपकी जो एसडीवी है वो 110% से ज्यादा है, तो आपका जो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बनेगा वो अपने पास 19 करोड़ बढ़ेगा। आपके ट्रांसफर के खर्चे क्वेश्चन में दे रखे हैं, 17 करोड़ का 1% आपने यहां पर क्या करा है, आपने ट्रांसफर एक्सपेंसेस दिए हैं, तो 18.83 करोड़ आपका नेट कंसिडरेशन आ जाएगा। इसके बाद आपने ये घर कितने का खरीदा था? 5 करोड़ का खरीदा था। ट्रांसफर 23 जुलाई 24 के बाद हो रहा है, तो इंडेक्सेशन करने की जरूरत नहीं है, तो आपके पास 13.83 करोड़ का क्या आ जाएगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा। अब सेक्शन 54 एग्जम्पशन की बात करते हैं। 54 की एग्जम्पशन कहती है कि अगर आपने हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है और ट्रांसफर की डेट से आप 2 साल के अंदर अगर नया घर खरीद लेते हो या 3 साल तक आप नया घर बना लेते हो, तो आपको 54 में एग्जम्पशन मिलेगी। जितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया है, इन्वेस्ट आपने करे हैं नए घर में 13 करोड़ रुपए, या जितना आपका कैपिटल गेन है, या फिर मैक्सिमम 10 करोड़, इससे ज्यादा का डिडक्शन नहीं मिल सकता। तो आपको यहाँ पे 10 करोड़ का एग्जेम्पशन मिलेगा, और आपका जो एलटीसीजी टैक्सेबल हो जाएगा
वो कितने का टैक्सेबल हो जाएगा? वो आपका 3.83 करोड़ रुपीस का टैक्सेबल हो जाएगा। 3.83 करोड़ रुपीस का आपका ये टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद वो क्या कहता है कि आपने जो ये घर खरीदा है एग्जेम्पशन लेने के लिए, इस घर का एक लॉक इन पीरियड होता है। इस घर का एक लॉक इन पीरियड होता है कि आप इस घर को 3 साल तक नहीं बेच सकते। अगर आपने 3 साल से पहले बेच दिया तो ऐसे केस में जो आपके नए घर की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है उसे रिड्यूस कर दिया जाएगा जितनी आपको सेक्शन 54 में एग्जेम्पशन मिली। तो आपने यहां पर क्या किया है सर, आपने यहां पर मार्च 2026 में आपने 13 करोड़ का घर खरीदा है और आपने इसे दिसंबर 2026 यानी कि 9 महीने में बेच दिया है 15 करोड़ में। यानी कि आपने यहाँ पे 3 साल के लॉक इन वाली कंडीशन पूरी नहीं करी। तो जब आप नया रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर करोगे तो वहां पर उसका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितने का बनेगा? 15 करोड़ का बनेगा। लेकिन आप उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में क्या करोगे? सेक्शन 54 में जो आपको एग्जेम्पशन मिली है उस एग्जेम्पशन को आप माइनस कर दोगे। आपने घर 13 करोड़ का खरीदा है, आपने एग्जेम्पशन 10 करोड़ की ली है, यानी कि आपकी कॉस्ट 3 करोड़ की रह जाएगी और यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा? 12 करोड़ रुपए का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। यहां पर आपके पास क्या हो जाएगा जी? यहां पर आपके पास 12 करोड़ रुपए का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो है वो निकल कर आ जाएगा। आई होप आपको मेरी बात समझी। हाँ जी सर, मुझे आपकी बात समझी, चमका जो आप कहना चाह रहे हो। चलो बहुत अच्छी बात है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। ये आपके पास ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट का क्वेश्चन है। ज्वाइंट डेवलपमेंट जेडीए क्या कह रहा है? मिस मिशिका है, शी इज एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद मेसर्स नोवा लिमिटेड ऑन 25/4/19 in which she agrees to allow such company to develop a shopping mall on the land owned by her in New Delhi। तो ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट में क्या होता है? एक बंदा लैंड का ओनर होता है, वो दूसरे बंदे को राइट देता है कि आप मेरे लैंड पर क्या करो सर, आप मेरे लैंड को डेवलप करो, उस पर कंस्ट्रक्शन करो। डेवलपमेंट होने के बाद जो प्रॉपर्टी वहां पर रेडी होती है उस प्रॉपर्टी में से कुछ शेयर लैंड ओनर को मिलता है। मतलब लैंड ओनर को अपने लैंड के बदले में जो न्यूली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग है उसमें उसको शेयर मिलता है। तो सर यहां पर क्या होता है? जब आप लैंड का पोजेशन देते हो तब ट्रांसफर माना जाता है, लेकिन टैक्सेबिलिटी कब आती है सर? टैक्सेबिलिटी आती है जब न्यूली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग का कंप्लीशन सर्टिफिकेट आता है। और फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या बनती है इस लैंड की जो आपने दिया है? जितना आपको न्यूली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग में शेयर मिला है प्लस जो मॉनेटरी कंसिडरेशन आपको मिला है वो आपके लिए इस लैंड का क्या बन जाता है? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बन। और जो आपको शेयर मिला है न्यूली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग में, उसकी जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होती है वो भी आपकी क्या होती है? एसडीवी ऑन द कंप्लीशन सर्टिफिकेट। मतलब कल को अगर आप वो नया बिल्डिंग का जो शेयर है वो बेचोगे तो उसकी कॉस्ट में क्या रखोगे? एसडीवी रखोगे, एज ऑन द डेट ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट। तो हमने यहाँ पे लैंड का पोजेशन कब दिया? 25/4/19 को दिया। हमने ये लैंड कब खरीदा था? 5/5/19 को खरीदा था। तो 25/4/19 को पोजेशन दिया तो ट्रांसफर कब माना जाएगा? ट्रांसफर 25/4/19 को माना जाएगा। आपको क्या हो रहा है सर? नोवा लिमिटेड जो है वो 20% शेयर देगा शॉपिंग मॉल में मिशिका को। सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन शॉपिंग मॉल का कब आया? 26/12/25 को। तो 26/12/25 मतलब 25/26 में आपके ऊपर क्या आएगी? टैक्सेबिलिटी आएगी। 25/26 को जो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू चल रही है, मतलब जिस दिन कंप्लीशन सर्टिफिकेट आया है उस दिन जो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू चल रही है वो 4 करोड़ 14 लाख रुपए की चल रही है। इस 4 करोड़ 14 लाख में आपका कितना शेयर है? 20% शेयर है। तो आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना बनेगा? 4 करोड़ 14 लाख में 20%। ये आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है। ये फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है किसके लिए? लैंड के लिए। और यही आपके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है किसका? जो आपका शॉपिंग मॉल में शेयर है। मतलब इसके दो रोल हैं। ये फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन के आपके पास दो रोल है। क्या रोल है? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन का पहला रोल है
फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन का पहला रूल है कि ये आपके लिए लैंड के लिए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बनेगी। मतलब ये जो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है ऑन द डेट ऑफ रिसीविंग द कंप्लीशन सर्टिफिकेट, ये दो काम करेगी। ये लैंड के लिए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बनेगी, प्लस यही वैल्यू शॉपिंग मॉल का जो शेयर है उसकी कॉस्ट भी बनेगी। मतलब कल को आप अपना शेयर बेचोगे तो आप इसी को अपनी कॉस्ट बनाओगे। ठीक है, अभी समझाता हूं। सब्सिक्वेंटली आपने 18 मार्च को अपना 15% जो शेयर है शॉपिंग मॉल में वो बेच दिया। मतलब आपको 20% शेयर मिला था और उस 20% में से 15% शेयर आपने बेच दिया। मतलब आपने अपना 3/4 जो शेयर है वो बेच दिया, 3/4 शेयर बेच दिया। She also purchased a house on 9th May 2025 in consideration of 46 lakh and occupied for her own residence. ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक has sanctioned a loan of 35,50,000 at the rate of 80% at the interest rate of 12% per annum on 1/5/2025 and disbursement was made on 1/6/2025. She does not have any other residential house. प्रिंसिपल अमाउंट जो रीपे किया वो 130 का पे करा। ये डेटा बेसिकली क्यों दिया हुआ है, ताकि आप हाउस प्रॉपर्टी की इनकम वगैरह निकाल पाओ। और जो प्रिंसिपल अमाउंट आपने पे करा है उसका 80C में डिडक्शन मिलता है। आपको कंप्यूट करनी है टोटल इनकम मिशिका की। इन्होंने ऑप्ट आउट कर लिया है डिफॉल्ट रिजीम से। ऑप्ट आउट कर लिया डिफॉल्ट रिजीम से मतलब इन्होंने अपने पास जो ओल्ड रिजीम है उसे ऑप्ट कर लिया है। इन्होंने अपने पास क्या किया है जी, इन्होंने अपने पास जो ओल्ड रिजीम है, ओल्ड रिजीम को यहां पर क्या कर लिया है, ऑप्ट कर लिया है। ठीक है जी, चलिए शुरू करा जाए क्या सेशन? हाँ सर, शुरू किया जाए सर, शुरू करते हैं सर। एक एक करके चीज लेके चलते हैं, एक एक करके हम यहाँ पे चीजों को अपने पास क्या करते हैं सर, एक एक करके अपने पास चीजों को लेके चलते हैं, एक एक करके चीजों को लेके। सर सबसे पहले हम यहाँ पर क्या बात कर लेते हैं सर, लैंड जो है, हमारा जो लैंड है, हम लैंड का कैपिटल गेन निकाल लेते हैं, क्योंकि लैंड का हमने क्या किया है, पोजेशन हैंडओवर कर दिया है नोवा को। तो आपका ये जो लैंड का कैपिटल गेन टैक्सेबल होगा, ये 25-26 में टैक्सेबल होगा। और इसका जो पीरियड ऑफ होल्डिंग लिया जाएगा, 5 मई 2009 को आपने खरीदा था और आपने इसका पोजेशन दिया है उसको 25/4/19 को। तो 25/4/19 तक आपकी पीरियड ऑफ होल्डिंग होगी। 25/4/19 आपके लिए क्या माना जाएगा, ट्रांसफर डेट मानी जाएगी। यानी कि जो आपका ट्रांसफर हुआ है 23 जुलाई 24 से पहले हुआ है, इसका मतलब आपको यहां पर क्या करना रहेगा, इंडेक्सेशन करना रहेगा। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या बन रही है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बन रही है एसडीवी ऑन द डेट ऑफ रिसीविंग द कंप्लीशन सर्टिफिकेट। जब आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला है उस दिन की एसडीवी, यानी कि उस दिन एसडीवी थी 4,14,00,000 रुपए की, और आपको कितना शेयर मिला है, आपको उसमें 20% का शेयर मिला है। तो 4,14,00,000 का 20% इज 82,80,000। ट्रांसफर के एक्सपेंसेस आपके पास है नहीं, तो ये 82,80,000 ही नेट कंसिडरेशन बन। और इसमें से अब आप माइनस करोगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। आपने ये बिल्डिंग कितने में खरीदी थी, लैंड 15 लाख में खरीदा था, 19-20 का 289 है, और 9-10 में खरीदा था 148, 289 डिवाइडेड बाय 148। कितने में खरीदा था आपने, 15 लाख में खरीदा था, 15 लाख में खरीदा। तो 15 लाख इंटू 289 डिवाइड बाय 148, 29,29,054, 29,29,054, 82,80,000 माइनस 29,29,054, तो ये आ जाएगा 53,50,946, 53,50, 53,50, 53,50, 53,50,946, 53,50,946, 53,50,946। ये आपके पास क्या आ जाएगा सर, ये आपके पास निकल कर आ जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, 53,50,946, ये आपके पास क्या निकल कर आ जाएगा, 53,50,946, ये आपके पास निकल कर आ जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब अगर मैं एचपी की बात कर लेता हूं सर, मैं एचपी की बात कर लेता हूं,
तो एचपी में क्या हो रहा है सर, एचपी में आपके पास सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है, सेल्फ ऑक्यूपाइड का एनएवी आपके पास क्या होता है, नील होता है। एनएवी नील है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन भी नील आती है। और सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट आपको अलाउड हो जाता है। तो आपने कितना इंटरेस्ट पे करा है इस साल, आपने इंटरेस्ट कितना पे करा है, क्वेश्चन ने बताया है आपको, नहीं बताया। आपने 1,30,000 रुपए का प्रिंसिपल पे करा है 31 मार्च 26 को। इसका मतलब आपके पास 35,50,000 रुपए का लोन था, 12% का ब्याज आपने 1 मई को लिया है, 1 मई को लिया है और डिसबर्स 1/6 को हुआ है। तो 1/6 से आपका ब्याज लगेगा, 1/6 से आपका ब्याज लगेगा, यानी कि 10 महीने का ब्याज लगेगा इंटू 10/12। आपका जो ब्याज आ रहा है 35,50,000 का 12% इंटू 10/12, आपका जो ब्याज आ रहा है वो 3,55,000 का आ रहा है। आपका जो ब्याज आ रहा है वो 355 का आ रहा है, लेकिन 355 आपको अलाउ नहीं होगा, मैक्सिमम 2 लाख रुपए ही आपको अलाउड होगा। तो आप यहां पर 355 का ब्याज आ रहा है, लेकिन मैक्सिमम 2 लाख ही अलाउड होगा, तो 2 लाख का लॉस आ जाएगा। एचपी का जो लॉस होता है वो आप अपने पास सेट ऑफ कर सकते हो, किससे, वो आप सेट ऑफ कर सकते हो अपने कैपिटल गेन से। तो आपकी जो इनकम आएगी वो आएगी 51,50,946, 51,50,940। इसके बाद आपने क्या किया सर, इसके बाद आपने क्या किया सर, इसके बाद आपने अपना जो 3/4 शेयर है, 3/4 शेयर है इन शॉपिंग मॉल, वो आपने बेच दिया। 3/4 शेयर आपने अपना शॉपिंग मॉल में बेच दिया। यहां पे आपकी जो पीरियड ऑफ होल्डिंग है वो शॉर्ट टर्म है। कैसे शॉर्ट टर्म है, आपको पोजेशन कब मिला था सर, आपको जो पोजेशन मिला था, मतलब कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला था, वो 26/12/25 को मिला था। आपने 18 मार्च 26 यानी कि लगभग आपने 3 महीने के अंदर अंदर अपना ये शेयर क्या कर दिया है, बेच दिया। अपना ये शेयर आपने बेच दिया। तो पीरियड ऑफ होल्डिंग शॉर्ट टर्म है। कितने में बेचा है, 65 लाख में, 65 लाख में। तो आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितने का है, आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 65 लाख का है, और आपने अपना 3/4 शेयर बेचा है। आपका टोटल शेयर 82,80,000 का है। आपका टोटल शेयर 82,80,000 का है। आपने 82,80,000 का 3/4, 8280 का 3/4, यानी कि आपने 62,10,000 रुपीज वाला शेयर बेच दिया, माइनस 65 लाख। आपका 2,90,000 रुपीज का ये वाला कैपिटल गेन, 2,90,000 का ये वाला कैपिटल। तो बेसिकली क्या हो रहा है, बेसिकली क्या हो रहा है, ये जो आपको लैंड के बदले में, ये जो लैंड के बदले में, ये जो लैंड के बदले में आपको शॉपिंग मॉल का शेयर मिला था, ये इसके लिए क्या है सर, ये इसके लिए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है। मतलब इसकी जो एसडीवी है, इसकी जो एसडीवी है, वो एसडीवी आपके लैंड के लिए क्या है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है। और यही एसडीवी इस शॉपिंग मॉल के शेयर के लिए क्या बनेगी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। मतलब ये एसडीवी अपने पास 2 रोल प्ले कर रही है, ये एसडीवी अपने पास 2 रोल प्ले कर रही है, ये एसडीवी अपने पास 2 रोल प्ले कर रही है। एक रोल इसका क्या निकल कर आ रहा है, एक रोल इसका क्या निकल कर आ रहा है, एक रोल ये लैंड के लिए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बन रही है, और यही एसडीवी इस शॉपिंग मॉल के शेयर के लिए क्या बन रही है, वो इसके लिए कॉस्ट बन, राइट। आई होप यू गॉट माय पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं मालिक, आगे बढ़ते हैं मालिक, आगे बढ़ते हैं। अब कौन सा क्वेश्चन करें सर, आइए, ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। गवर्नमेंट ने क्या करा है सर, गवर्नमेंट ने कंपल्सरली एक्वायर कर लिया है लैंड मिस्टर शिवम का, एंड उनको कंपनसेशन दिया है 20 लाख रुपीस का जून 2025 में। लैंड वॉज एक्वायर्ड बाय शिवम इन जून 2004, इन जून 2004 फॉर रुपीज 12 लाख। He had filed for the additional compensation through the court. He has filed for the additional compensation to the court. He had filed the additional compensation through the court and awarded 18 lakh in Feb 2026, but this amount was received only during May 2026. कंप्यूट करना है आपको यहाँ पे टैक्सेबल कैपिटल गेन फ्रॉम द
above transaction indicated the relevant assessment year. Expenses in connection with the compulsory acquisition was 30 lakh, and for obtaining the enhancement of the compensation was 1 lakh. Cost of inflation index is this and this. जब कंपल्सरी एक्विजिशन होता है बेटा, जब कंपल्सरी एक्विजिशन होता है तब ट्रांसफर होता है। तो कंपल्सरी एक्विजिशन अप्रैल 2020 में हुआ है, तो ट्रांसफर किस दिन माना जाएगा सर? ट्रांसफर माना जाएगा अप्रैल 2020 में। लेकिन आपकी टैक्सेबिलिटी कब आती है सर? टैक्सेबिलिटी आती है जब आपको कॉम्पनसेशन रिसीव होता है। तो आपको इनिशियल कॉम्पनसेशन जो रिसीव हुआ है वो रिसीव हुआ है 25-26 में, तो आपकी जो टैक्सेबिलिटी आएगी 25। आपका जो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बनेगा वो बनेगा जितना कॉम्पनसेशन आपको रिसीव हुआ। आपने ये लैंड 2004 में खरीदा था 12 लाख रुपए का, 12 लाख रुपए। अब क्योंकि आपका जो ट्रांसफर हुआ है वो यहाँ पे 23 जुलाई 2024 से पहले हुआ है, तो यहाँ पर आपको इंडेक्सेशन करके चलना पड़ेगा। 12 लाख रुपए आपकी कॉस्ट है, 2020-21 में ट्रांसफर हुआ है, 20-21 का इन्फ्लेशन फैक्टर 301 है, 4-5 में खरीदा था 113 है, तो इस 12 लाख को 301 से मल्टीप्लाई करेंगे, 113 से डिवाइड कर देंगे। 12 लाख इंटू 301 डिवाइडेड बाय 113, तो 31,96,460, 31,96,460। तो आपकी इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आएगी 31,96,460, 31,96,460 आपकी इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आएगी। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बनेगी जितना कॉम्पनसेशन फिक्स हुआ है 20 लाख रुपीज। सर बेचने में आपके 30,000 रुपए के खर्चा आ गया, यानी कि आपका जो नेट कंसिडरेशन बनेगा, नेट कंसिडरेशन हो जाएगा 19,70,000। नेट कंसिडरेशन 19,70,000 है, इंडेक्स कॉस्ट 31,96,000 है, तो यहां पर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस आ जाएगा। यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस आ जाएगा 12,26,460। इसके बाद आपको एडिशनल कंपनसेशन मिला है, मतलब एनहेंस कंपनसेशन मिला है। एनहेंस कंपनसेशन 18 लाख रुपए का डिसाइड हुआ है फरवरी 26 में, लेकिन रिसीव हुआ है मई 26 में। तो जिस ईयर में रिसीव होगा आपको ये एडिशनल कंपनसेशन, 26-27 में रिसीव हुआ है आपको, तो ये 26-27 में अपने पास टैक्सेबल होगा। ये 26-27 में टैक्स, तो प्रीवियस ईयर 26-27 में टैक्सेबल होगा। 26-27 में आपका ये एडिशनल कंसिडरेशन जो है वो हम यहाँ पे टैक्सेबल करेंगे, और जितना आपका लिटिगेशन का खर्चा आया था वो माइनस हो जाएगा, यानी कि आपके पास 17 लाख रुपए का आपके पास क्या आ जाएगा? 17 लाख रुपए का आपके पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा। अब पिछले साल आपके पास लॉस आया था 12,26,460 का, आप इस लॉस को क्या कर लोगे? इस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अपने पास ये क्वेश्चन नंबर 13 पे आइए, ये आपके स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 डिटरमाइन करना है आपको कैपिटल गेन और लॉस ऑन द ट्रांसफर ऑफ द लिस्टेड इक्विटी शेयर। एसटीटी पे हुआ है बोथ एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन एंड द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स एंड द यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। एसटीटी आपने पे कर रखा है एट द ट्रांसफर ऑफ यूनिट। आपको बताना है कितना टैक्स आएगा इफ एनी पेबल देयर ऑन इन द फॉलोइंग केसेस एज्यूमिंग दैट दीज आर द ओनली ट्रांजैक्शन कवर्ड इन सेक्शन 112 ए। मिस्टर प्रसून है, इन्होंने परचेज करे हैं 300 शेयर्स इन ए लिमिटेड ऑन 25/5/17। इन्होंने 300 शेयर्स परचेज करे हैं अपने पास 25/5/17 को एट अ कॉस्ट ऑफ ₹400 पर शेयर। He sold all the shares on 31/5/25 for ₹1200. The price at which these shares were traded on 31 जनवरी 18 is that, तो आपको अच्छे से पता है कि जब आप 112A का टैक्स निकालोगे तो आपको यहाँ पे कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। और कॉस्ट कैसे आती है? कॉस्ट आती है फेयर मार्केट वैल्यू पकड़ते हो 31 जनवरी 18 की,
फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन पकड़ते हो, इन दोनों में जो भी लोअर होता है वो निकालते हो, उस लोअर को एक्चुअल कॉस्ट से कंपेयर करते हो और दोनों में जो हायर होता है वो आपके लिए कॉस्ट बनती है। तो अब आपके पास जो एफएमवी है 31 जनवरी 18 की, उसमें हाईएस्ट, एवरेज, लोएस्ट 3 प्राइस दिए हुए हैं। हम हमेशा हाईएस्ट वाले प्राइस को कंसीडर। तो आपके पास एफएमवी कितने की आ गई? आपके पास एफएमवी 700 रुपए की। बेचा आपने कितने में शेयर? शेयर आपने बेचा है 1200 रुपए। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 1200, इन दोनों में जो भी लोअर है 700। आपने खरीदा था इसको 400 रुपए में, खरीदा था 400 रुपए, तो आपकी कॉस्ट कितने की हो गई? 700 रुपए की हो। यानी कि यहां पर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A का कितना आएगा? आपने कितने शेयर्स बेचे हैं? 300 शेयर्स बेचे। आपने 300 शेयर्स बेचे, तो 300 इंटू 1200 में बेचे, कॉस्ट निकल कर आ रही है 700, यानी कि 500 रुपए का आपका प्रॉफिट है। तो 300 इंटू 500, आपका 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट आ रहा है। इस 1.5 लाख के प्रॉफिट में 1.25 लाख का प्रॉफिट आपका माफ हो जाता है और बचे हुए 25,000 रुपए के प्रॉफिट पे आपको क्या करना पड़ेगा? 12.5% का टैक्स देना। तो पहले वाले केस में आपका 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट आएगा, 1.25 लाख के ऊपर आपने जो भी कमाया है उस पे आपको 12.5% से क्या करना? 12.5% से आपको यहाँ टैक्स देके चलना। इसके बाद अगला पॉइंट निकल कर आ रहा है, राज है, उसने 200 यूनिट्स परचेज करी हैं इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड की, जो कि आपके पास किस में कवर होती हैं? 112A में कवर होती हैं। फंड ए और फंड बी में आपने पैसा लगाया है 1 फरवरी 2017 को 550 रुपए। मतलब आपकी जो एक्चुअल कॉस्ट है वो कितने की है? 550 रुपए। इसके बाद कह रहा है यूनिट्स वर नॉट लिस्टेड एट द टाइम ऑफ परचेज, लेकिन जो फंड ए है वो 1 जनवरी 18 को लिस्ट हो गया था और यूनिट ऑफ फंड बी जो है वो 1 फरवरी 18 को लिस्ट हुआ। तो आपका जो फंड ए है, अगर वो 1 जनवरी 18 को लिस्ट हो गया तो उसका ट्रेडिंग प्राइस आपके पास अवेलेबल हो जाएगा 31 जनवरी का। तो ये आपके पास 750 आ गया। फंड ए की जो एफएमवी बनेगी, वो बन जाएगी 750। लेकिन 31 जनवरी 18 को फंड बी ट्रेड नहीं कर रहा था, तो अगर फंड बी ट्रेड नहीं कर रहा था तो हम उसकी क्या ले लेंगे? एनएवी ले लेंगे। फंड बी अगर 31 जनवरी 18 को ट्रेड नहीं कर रहा है तो उसकी अपन क्या ले लेंगे सर? उसकी अपन यहाँ पे एनएवी कंसीडर कर लेंगे। तो उसकी एनएवी हमारे पास कितने की आ गई? 950 रुपए की आ गई। इसके बाद फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, हमने ये यूनिट्स कितने में बेचे हैं? हमने ये यूनिट्स 900 रुपए में बेच दिए। तो इन दोनों में जो भी आपका लोअर है वो पकड़ लो, इसमें 750 और इसमें आपका 900, इसमें आपका 900। इसके बाद आपकी जो एक्चुअल कॉस्ट है 550। इन दोनों में जो भी आपके पास हायर है, तो सर यहां पे कितना आ जाएगा? 550 और यहां पर नहीं, इधर आ जाएगा 750, इधर आ जाएगा 750। 750 आपके लिए कॉस्ट बन जाएगी और इधर आपके लिए 900 रुपए जो होगी वो कॉस्ट बन जाएगी, 900 रुपए कॉस्ट बन जाएगी। तो फंड ए में आपके पास 750 रुपए कॉस्ट बन जाएगी और फंड बी में 900 रुपए कॉस्ट बन जाएगी। तो अब आप यहां पर जब कैपिटल गेन निकालोगे, अगर आप फंड ए की बात करते हो तो फंड ए में आपने शेयर्स को 900 रुपए में बेचा, उसकी कॉस्ट कितने की आ रही है? उसकी कॉस्ट 750 की आ रही है। 150 रुपए का प्रॉफिट कमा रहे हो। कितने फंड्स हैं, मतलब कितने यूनिट्स हैं आपके पास? 200 यूनिट्स हैं आपके पास। तो आपने 150 रुपए कमाए 200 यूनिट्स पे, तो आपके पास यहां पर फंड ए में 30,000 का प्रॉफिट आएगा। फंड बी में 900 रुपए में बेचा है, 900 रुपए ही कॉस्ट आ रही है, इंटू 200, यहाँ पे नील आ जाएगा। सर 900 कैसे? भाई 900 में बेचा है ना, सेलिंग प्राइस 900 रुपए है, कॉस्ट भी 900 रुपए है, सेलिंग प्राइस भी 900 है, कॉस्ट भी 900 है, तो यहां पर आपके पास प्रॉफिट निकलेगा ही नहीं, नील आ जाएगा। यानी कि कुल आपके पास 30,000 रुपए का जो प्रॉफिट है वो यहां पे निकल। ठीक है, आ जाइए इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गामा लिमिटेड is located within the corporation limits decided in June 2025 to shift its industrial undertaking
टू नॉन अर्बन एरिया, मतलब आप अर्बन एरिया से नॉन अर्बन एरिया में अपनी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को शिफ्ट कर रहे हो। तो इसने क्या करा, अपनी असेट्स बेच दी और नई असेट्स खरीद ली इन द प्रोसेस ऑफ शिफ्टिंग। तो यहां पर आपने लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर आपने ये बेच दिया। बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर यहां पर डेप्रिशिएबल असेट है, तो यहां पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकलेगा। और लैंड जो है वो नॉन डेप्रिशिएबल असेट है, और लैंड को आपने कब खरीदा हुआ है ऐसा नहीं बताया गया, मतलब लॉन्ग टर्म मान लेते हैं, लैंड को हम लॉन्ग टर्म मान लेते हैं। तो लैंड आपने खरीदी हुई है पहले से, लैंड नॉन डेप्रिशिएबल असेट है, तो यहां पर आपके पास लॉन्ग टर्म गेन आएगा। तो यहां पर जब डेप्रिशिएबल होगी बिल्डिंग वाला, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, डेप्रिशिएबल असेट में हम लोग क्या लेते हैं, डब्ल्यूडीवी लेते हैं। डब्ल्यूडीवी कितने की आ रही है, 4, 5 और 2 की। इसकी हमें एक्चुअल कॉस्ट से मतलब नहीं है, इसकी हमें एक्चुअल कॉस्ट से मतलब नहीं है, लैंड की हमें एक्चुअल कॉस्ट से मतलब है। तो यहां पर आपके पास कैपिटल गेन निकल कर आ जाएगा। लैंड के केस में आपके पास 4 लाख रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा। बिल्डिंग के केस में 14 लाख रुपए का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी के केस में 16 माइनस 5, 11 लाख रुपए का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा। फर्नीचर एंड फिक्सचर्स में 1 लाख रुपए का आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल। तो सबसे पहले कैपिटल गेन निकाल लिए, 4, 14, 11, 1, 4, 14, 11। अब एक सेक्शन आता है हमारे पास, 54G। 54G कहता है 54G कहता है कि अगर आप अर्बन एरिया से निकलकर नॉन अर्बन एरिया में जा रहे हो तो वहां पर आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी, प्लांट एंड मशीनरी की, लैंड की और बिल्डिंग की। अगर आप नया प्लांट एंड मशीनरी, लैंड और बिल्डिंग खरीद लेते हो तो उसका 54G में एग्जेम्पशन मिल जाएगा। सर आपने जो फर्नीचर खरीदा है, फर्नीचर खरीदने के लिए आपको यहाँ पर कोई भी एग्जेम्पशन आपको नहीं मिलेगी, फर्नीचर के लिए कोई भी एग्जेम्पशन नहीं। तो फर्नीचर जो आपने यहाँ पर खरीदा है, वो अपने पास एग्जेम्पशन के लिए एलिजिबल नहीं है। एग्जेम्पशन आपको यहां पर मिलेगी जो आपने बिल्डिंग खरीदी है, प्लांट एंड मशीनरी खरीदा है, लैंड खरीदा है। 4, 7 और 17, टोटल 28 लाख। तो जो आपका एलिजिबल फॉर एग्जेम्पशन बनेगा वो 28 लाख रुपए बनेगा, 28 लाख बनेगा। अब इस 28 लाख को आप कैसे अपोर्शन करोगे, आपका जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है वहां पर आपको 30% से टैक्स लग सकता है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 12.5% से टैक्स लगेगा। तो पहले हम इस 28 लाख रुपए को कहां पर यूज करेंगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को एडजस्ट करने के लिए यूज करेंगे, और जो बच जाएगा वो हम लॉन्ग टर्म के लिए यूज करेंगे। अब हमारे पास शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना है, फर्नीचर का तो हमें एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, एग्जेम्पशन हमें बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी का मिलेगा। बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी में हमारे पास 25 लाख है। तो ये जो हमने 28 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करी है नए लैंड में, नए बिल्डिंग में, नए प्लांट एंड मशीनरी में, इस 28 में से पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा बिल्डिंग का और प्लांट एंड मशीनरी का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है हम उसको एग्जेम्प्ट कराएंगे। तो 28 में से 25 शॉर्ट टर्म कैपिटल को गेन को एग्जेम्प्ट कराने में निकल गए, जो बचे 3 उससे हम क्या करेंगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, ऐसा कहीं नहीं लिखा कि बिल्डिंग का पैसा बिल्डिंग की एग्जेम्पशन में यूज होगा, लैंड का पैसा लैंड की एग्जेम्पशन में यूज होगा, प्लांट एंड मशीनरी का पैसा प्लांट एंड मशीनरी, ऐसा 54G में कहीं नहीं लिखा। 54G कहता है कि आपने जो भी पैसा इन्वेस्ट किया है बिल्डिंग पे, लैंड पे, प्लांट एंड मशीनरी पे, उसका टोटल कर लो, फिर उस टोटल को इस तरीके से यूज करो कि आपकी जो टैक्स लायबिलिटी निकल कर आए ओवरऑल, वो आपकी टैक्स लायबिलिटी ओवरऑल कम निकल कर आए। तो आपको क्या करना है, आपको पहले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को खत्म करना है, क्योंकि यहां पे आपको 30% का टैक्स लग सकता है, यहां पे 12.5% का ही टैक्स है, तो यहां पर इसका बाद में एडजस्ट है जी। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो हम यहां पर देखेंगे, अगला क्वेश्चन अगेन आपके स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है। हरी हैज एक्वायर्ड अ रेसिडेंशियल हाउस ऑन 15 अप्रैल 2002, 15 अप्रैल 2002 को इन्होंने रेसिडेंशियल हाउस खरीदा है। कितने रुपए का खरीदा है सर, 9 लाख रुपए का खरीदा। एंड डिसाइडेड टू सेल द सेम ऑन 3 मई 2005 टू मिस्टर परी, एन एडवांस ऑफ 25,000 was taken from her, the balance money was not paid by Miss Pari
एंड हरी ने वो पैसा फोरफीट कर लिया एंटायर एडवांस। सर जो एडवांस आपने फोरफीट करा होता है 1/4/2014 से पहले, जो एडवांस आपने फोरफीट करा होता है 1/4/2014 से पहले, 1/4/2014 से पहले, प्रायर टू 2014, आपने जो एडवांस फोरफीट करा होता है उसका क्या होता है सर, उसका क्या होता है, उसे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से माइनस करा जाता है। यानी कि ये जो 25,000 रुपए आपने फोरफीट करे हैं ये 9 लाख रुपए में से माइनस करे जाएंगे, यानी कि आपकी जो कॉस्ट है वो 875 की रह जाएगी। ऑन 3 जून 2025 इसने ये घर बेच दिया किसको, सूरी को 42 लाख रुपीस। ऑन 4 अप्रैल 2025 इसने एक और रेसिडेंशियल हाउस खरीद लिया दिल्ली में 8 लाख रुपए का, where he was staying with his family on a rent for last 5 years and paid the full amount as the purchase agreement. However, Hari does not possess the legal title till 31st March 2026. देखिए ये कह रहा है कि सर आपने क्या किया, आपने ये रेसिडेंशियल हाउस बेच के दिल्ली में एक घर खरीद लिया जहां पर आपने पूरा पैसा पे कर दिया है परचेज एग्रीमेंट में, लेकिन अभी तक आपने लीगल टाइटल अपने नाम पर नहीं करवाया। तो सेक्शन 54 में एग्जेम्पशन क्लेम करने के लिए इट इज नॉट नेसेसरी कि आप अपने पास क्या करो, लीगल टाइटल को ट्रांसफर करो। अगर आपने पैसा दे दिया है, अगर आपने पैसा दे दिया है पूरा, तो आप उसके डीम्ड ओनर माने जाओगे। इफ यू हैव मेड द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड पोजेशन ले लिया है, इफ यू हैव मेड द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड आपने पोजेशन ले लिया है, तो आपको ही वहां पे डीम्ड ओनर माना जाएगा। इट इज इममटीरियल कि सर आपके पास लीगल टाइटल नहीं है, यानी कि आपने जो ये 8 लाख रुपए का घर खरीदा है ये आपके पास एलिजिबल हो जाएगा फॉर एग्जेम्पशन। तो आपने यहां पर क्या किया है सर, 42 लाख रुपीस में बेचा है, ट्रांसफर के खर्चे वगैरह कुछ बता नहीं रहा। ट्रांसफर जो हुआ है वो अपने पास कब हुआ है, ट्रांसफर हुआ है 23 जुलाई 24 के बाद, तो यहां पर इंडेक्सेशन नहीं होगा, दिस इज फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। कॉस्ट आपकी निकल कर आ रही है 8,75,000 की, तो 42 में से 875 जाएगा, 33.25 बचेगा। 54 में आपको एग्जेम्पशन मिलेगी, आपने जो दिल्ली में घर खरीदा है उसकी आपको 8 लाख की एग्जेम्पशन मिल जाएगी। फिर कहता है कि हरी ने एक घर और खरीद लिया है चेन्नई में 14 अक्टूबर को 5 लाख रुपए का, एंड इस परचेज की उसने रजिस्ट्री अपने नाम पर करवा ली है। तो सर सेक्शन 54 कहता है कि अगर आपका कैपिटल गेन 2 करोड़ को एक्सीड नहीं करता तो आप 2 घर परचेज करके सेक्शन 54 में एग्जेम्पशन ले सकते हो, लेकिन अगर वो 2 करोड़ को एक्सीड कर रहा है तो आपको केवल एक ही घर की एग्जेम्पशन मिले। तो यहां पर आपने 2 घर खरीद लिए हैं, एक आपने दिल्ली में घर खरीद लिया है, एक आपने दिल्ली में घर खरीद लिया है, और एक आपने क्या करा है सर, एक दिल्ली में घर खरीद लिया है और एक घर आपने चेन्नई में खरीद लिया है 5 लाख का। तो आपको दोनों घरों की यहां पर क्या मिल जाएगी, एग्जेम्पशन मिल जाएगी। 33 में से 13 चला जाएगा, 20.25 लाख रुपीस का आपका कैपिटल गेन आ जाए। ठीक है, 20 ये 375 नहीं है, ये 375 नहीं है भाई, कितने रुपए लगाए हैं, 5 लाख रुपए लगाए, यहाँ पे 5 लाख रुपए लगाए, 8 और 5 13, तो आपके पास यहाँ पे 20 लाख 50,000 रुपए का, 20,50,000 रुपए का आपका कैपिटल गेन निकला। ठीक है, 20,50,000 का आपका कैपिटल गेन जो है वो यहाँ पे निकल के आ जाए। ठीक है, इसके अलावा जो मॉड्यूल के क्वेश्चन है वो इजी क्वेश्चंस हैं, उनको आप लोग अपने एंड पे एक बार सेल्फ से देखिएगा, एक बार आप लोग अपने एंड पे सेल्फ से देखिएगा। अगर आपको इसका एक और सेशन चाहिए जिसमें थोड़े से और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हो, अगर आपको वो चाहिए तो आप जरूर से उसको कमेंट करिएगा, तो मैं वो सेशन आपको प्रोवाइड करूंगा, राइट। लेकिन यहाँ पर जितने भी मेन बढ़िया क्वेश्चंस थे वो मैंने अपने एंड पर कराए। मेनली जो मैंने यहाँ पर फोकस किया वो सेक्शन 9B और 45(4) पे किया और स्लम सेल पे किया। बाकी इसके क्वेश्चन उतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, JDA भी मैंने आपको करा दिया, 50C भी मैंने आपको करा दिया। Still, if you want another session for the capital gain जिसमें हम थोड़े से और क्वेश्चंस करें, then do let me know in the comment box. I will surely try to put in the video for that also. Till then, take care of yourself. Bye to all. Have a nice day.